Okay, so today we'll be starting off with our lecture of periodic table of elements. Can someone tell me, open up your mic, okay? No chat box today. Open up your mic. Tell me, what do you guys understand by periodic table? Sir, they are elements arranged in the order of their atomic number. ठीक है. What other information you get from a periodic table? Sir, they are arranged in groups and periods, ठीक है. and it's uh, the the group uh, the chemical and physical properties or the general trend in the ठीक है. elements can be seen by going down or up the group. एग्जैक्टली हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिफरेंट ट्रेंड्स और टाइप्स ऑफ एलिमेंट भी पता लग जाते हैं जस्ट बाय लुकिंग एट द पीरियोडिक टेबल बाय लुकिंग एट अ पीरियोडिक टेबल ऑफ दीज 118 एलिमेंट्स. कितने एलिमेंट्स हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स. वी कैन टेल दैट इनमें से कौन से मेटल्स हैं कौन से नॉन मेटल्स हैं किसके कितने शेल्स हैं किसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. फॉर एग्जांपल हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस किया था. आप एक एग्जांपल लो फॉस्फोरस की. ये रहा फॉस्फोरस. ठीक है. अब फॉस्फोरस आता है ग्रुप नंबर 5 के अंदर. ये आपके पास क्या, दिस इज योर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5. अब जो फॉस्फोरस है वो आता है ग्रुप 5 में और पीरियड नंबर 3 में आता है. ठीक है, ग्रुप 5 एंड पीरियड 3. अब ग्रुप 5 में आने का मतलब ये है दैट फॉस्फोरस हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. वैलेंस का मतलब आउटर मोस्ट या लास्ट शेल. और पीरियड 3 का मतलब है कि इसके शेल्स कितने हैं टोटल. 3 शेल्स. Because period number will always tell you the number of shells and the group number will always tell you the outermost electron present in an atom. For example, एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने कल डिस्कस की थी डिफरेंट, हम एक बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं. What is the electronic configuration of boron? All of you must open a periodic table whenever you are attending chemistry class. हमारे पास कुछ rules होते हैं that in the first shell which is n is equal to 1. Then we have the second shell which is n is equal to 2 and we have the third shell. ठीक है. n is the shell और आगे 3 का मतलब थर्ड शेल है. तो शेल 1 के अंदर आपके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2. शेल नंबर 2 के अंदर यू कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स. थर्ड शेल के अंदर यू कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स. एंड इन योर फोर्थ शेल यू कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू आईजीसीएसई एंड ओ लेवल्स. अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर को मुझे बता सकते हैं, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरॉन इन द पीरियोडिक टेबल. 5. 5 है. तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स. तो कैन समवन टेल मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्विकली ऑफ बोरॉन. 2 in the first shell and 3 in the second. ठीक है, फर्स्ट शेल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी पीछे रह गए 3 और, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके पास सेकेंड शेल के अंदर. इसके अलावा अशर नवीद, कैन यू टेल मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पोटेशियम. Potassium's atomic number is 19. Can you tell me what is the electronic configuration? Sir, first shell has two, and ठीक है, सही बताया. नेक्स्ट. sir 19 हमने बोला सर 19 आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. 19 पहले में हो गए 2, दूसरे में कितने तो आएंगे. 8 ओके, 10 हो गए. अभी भी कितने रहते हैं पीछे. and सर 9 है 9 ठीक है, थर्ड शेल में कितने तो आएंगे. सर फिर वही 8 आ जाएंगे, फिर तीसरे शेल में 1 फोर्थ शेल में 1. और ये सर फोर्थ. ठीक है. एंड यू हैव द पीरियोडिक टेबल इन फ्रंट ऑफ यू एज वेल. यस ठीक है. अब पीरियोडिक टेबल में अगर आप नोटिस करोगे पोटेशियम आपके पास किस पीरियड में आ रहा है. सर पोटेशियम. सर पोटेशियम के. पोटेशियम इज के. इट इज इन पीरियड नंबर 4. रोज होती है ना, पीरियड क्या होते हैं, पीरियड्स रोज होती हैं. और ग्रुप्स क्या है, कॉलम्स. तो अगर आप देखोगे कि पोटेशियम जो है वो पीरियड 4 में आता है और ग्रुप नंबर 1 में. राइट.
Yes, right. पोटेशियम का ग्रुप 1 है ना। और आप यहाँ देखो कि Yes, पोटेशियम sir. के आखिरी शेल में हैं भी कितने इलेक्ट्रॉन्स? Sir, one. 1। ठीक है। इसके अलावा यस, हानिया हैदर, फर्st class today. I can see this new. Yes, yes, sir. Where are you from? As in the city. Right. Okay, okay, okay. And you have your CIE exams of chemistry when? This year, 20, no, next year, 2026. I will be sitting in मतलब 2026. अभी आपने इस्लामियात पाक सिटीज दे दी है। G. Okay, great, great. ठीक है। All right. So can you tell me the electronic configuration of nitrogen? Nitrogen in the periodic table is written something like this. So can you tell me what is the electronic configuration of nitrogen? Yes. First shell is 2, Hmm. and the second one is 1 minute. Second shell में कितने आ जाएंगे? 5. 5. Exactly. Because the total number of electrons in nitrogen were 7. 7 atomic number का है that nitrogen had 7 protons and 7 electrons. तो 7 electrons अरेंज कैसे? फर्स्ट शेल के अंदर आ गया आपके पास 2 electrons एंड 5 electrons आ गया आपके पास सेकंड शेल के अंदर। अब यहां से क्या मैं नाइट्रोजन का पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर दोनों बता सकता हूँ? यस। मेरे पास डिजिट्स कितने हैं? पहला डिजिट, सेकंड डिजिट, दो पीरियड डिजिट्स का टू। मतलब है कि पीरियड नंबर 2 है। गुड जॉब। और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 5 electrons, which means that the group number of nitrogen is what? Group 5. तो आप पीरियड 2 और ग्रुप 5 में जाके देखोगे तो you will find nitrogen. These are the few basics of periodic table that were linked with the electronic configuration. But now we are going to discuss some different properties जो कि और भी मजीद periodic table की होती हैं. First of all, you should there are over 100 chemical elements. To be very specific, there are 118 chemical elements which have been isolated and identified by scientists over many, many billions of years. Elements are arranged on the periodic table in order of the increasing atomic number. Each element has one proton more than the element preceding it. इसका क्या मतलब है कि अगर बोरॉन के पास 5 प्रोटॉन्स है तो अगला वाला जो कार्बन है उसके 6 होंगे, अगला वाला जो नाइट्रोजन है उसका एक ज्यादा होगा 7, फिर अगला वाला ऑक्सीजन है उसका 8 होगा, उसके बाद फ्लोरीन आता है उसका 9 होगा। तो यू कैन सी कि इन सब में वन वन प्रोटॉन का, वन एटॉमिक नंबर का इंक्रीज होता जा रहा है। सो दे आर ऑल अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर atomic proton numbers. This is done so that the elements end up in columns with other elements which have similar properties as well. The table is arranged in vertical columns called the groups and it is arranged in rows called the periods. अब आपके पास जो ये rows होते हैं periodic table के अंदर, these are known as what? The periods. और जो आपके पास columns होते हैं periodic table के अंदर, these are known as groups. Periods are the horizontal rows that show the number of shells of electrons an atom has and they are numbered from 1 to 7. अगर कोई एटम आपके पास पीरियड 3 के अंदर आता है सो दैट मीन्स कि उसके पास कितने शेल्स हैं? 1 2 3, 3 shells हैं अगर आपके पास वो element is a part of your period number 3. If an element is in period 2 it will have 2 electron shells. If an element is in period number 3 it is going to have 3 electron shells. Groups, on the other hand, are the vertical columns that show how many outer electrons each atom has, and they are numbered 1 to 7, with a final group called group number 0. Group 0 का मतलब होता है that it is group number 8. Group 0 बोलो या group 8 बोलो एक ही बात है because group 8 से इनके electronic configuration के बारे में क्या पता लगता है? Can someone tell me what would be the electronic configuration of group 8 elements? Yes, Anya. The outermost shell have 8 electrons for Amazing. all of them. Exactly. और इसको ग्रुप 0 इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इनर्ट है, अनरिएक्टिव है, नोबल है। इनको हम कहते भी क्या है? नोबल गैसेस हैं। सो ईच ग्रुप, अब अगर कोई ग्रुप 4 एलिमेंट्स में, अगर कोई एलिमेंट जो ग्रुप 4 में है इसका मतलब क्या होगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अगर कोई ग्रुप 6 एलिमेंट है तो अब फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ठीक है,
ऑक्सीजन इज इन योर पीरियड नंबर 2 एंड ऑक्सीजन इज इन ग्रुप नंबर 6। पीरियड 2 का मतलब है कि जो ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है इसके इर्द गिर्द आपके पास कितने शेल्स हैं? 2 शेल्स हैं। ग्रुप 6 का मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 6 होंगे। अगर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 इलेक्ट्रॉन्स की? फर्स्ट शेल के अंदर 2 आएंगे और दूसरे में 6 आएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इसीलिए ये आपके पास ग्रुप नंबर 6 में आता है। ऑक्सीजन हैज 2 शेल्स, द फर्स्ट शेल, द सेकंड शेल। दैट इज वाई 2 शेल्स की वजह से ऑक्सीजन इज देयर इन पीरियड नंबर 2। दिस इज व्हाट द periodic table looks like over here. Can someone tell me the electronic configuration of aluminium? Sir, 2, 8, and 3. Exactly, 2, 8, 3। क्योंकि aluminium जो है that is what 27 and 13, so it has electronic configuration of 2, 8, 3. So these are known as electronic configuration. We can represent the electronic structure of atoms using electron shell diagrams. We know that electrons orbit the nucleus in shells and each shell has a different amount of energy associated with it. The further away from the nucleus, the more energy a shell has. Electrons first occupy the shell closest to the nucleus, which can hold a maximum of 2 electrons. When a shell becomes full of electrons, additional electrons have been added to the next shell as well. अगर आपके पास फर्स्ट शेल बढ़ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन से, देन you'll automatically move on to the second shell and complete it as well, ताकि उसमें भी maximum 8 electrons आ जाएं. The outermost shell of an atom is called the valence shell, and an atom is much more stable if it can manage to completely fill this shell with electrons. In most atoms, the outermost shell is not full, and therefore these atoms react with other atoms in order to achieve a full outer shell of electrons, which would make them more and more stable as well. अब ग्रुप 8 एलिमेंट्स जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल, उनके सारे शेल्स कंप्लीटली फिल्ड है। या उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, या उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, 8, 8, ठीक है, या 2, 8 होगी। इस तरह की उनके एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना। लुक एट दिस, दिस इज हीलियम, दिस इज नियॉन एंड दिस इज आई गेस आर्गॉन। अब नियॉन, आर्गॉन, नियॉन और हीलियम के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो वो यही है। Helium has an electronic configuration of 2. Neon has an electronic configuration of 2, 8. Argon has an electronic configuration of 2, 8, 8. And they are all stable क्योंकि ना उनको कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है ना उनको लूज करने की जरूरत है, क्योंकि उनके outermost shell completely filled है. And all atoms which have their outermost shells completely filled, this makes them more and more stable. तो ग्रुप 8 या ग्रुप 0 की जो नोबल गैसेस हैं, विच आर आल्सो नोन एज इनर्ट गैसेस या अनरिएक्टिव गैसेस, दे आर ऑल कंप्लीटली स्टेबल। इन सम केसेस स्टेबल बनने के लिए कोई ना कोई एटम लूज भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन और कोई ना कोई एटम गेन भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन। रूल्स आर स्टिल द सिंपल। When you are writing down the electronic configuration, each electron shell can accommodate a fixed number of electrons. For example, the first shell contains 2, second shell contains 8, and the third shell would contain 8 electrons. अगर हम यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करें, नाउ मैग्नीशियम looks something like this in the periodic table. So Myra, can you tell me how many electrons, Myra Iftikhar, are there in the first, second, and third shell for magnesium? Can you tell me the total number of electrons present in magnesium? 12. 12 हो गया आपके पास क्या टोटल इलेक्ट्रॉन्स? तो फर्स्ट शेल में कितने आएंगे? 2. सेकंड शेल में? 8. और हमने उनको हमेशा ऐसे पेयर्स में शो करना है, गॉट इट? अच्छा, और थर्ड शेल में? 2, 8, and then 2. गुड जॉब। This is what we call as a Lewis structure. अगर आपसे कोई कहेगा कि ड्रॉ द लीविस स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नीशियम, आपने ये चीज बनानी है, बीच में आप छोटा सा यहाँ पे मैग्नीशियम लिख देना। यू कैन ड्रॉ द लीविस स्ट्रक्चर। इसको हम डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी कहते हैं, इसको हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ड्रॉ करने को कहे, अगर वो कहे राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपने ये लीविस स्ट्रक्चर या डॉट एंड क्रॉस डायग्राम को बना देना है।
These are the first 20 elements that I told you guys yesterday as well कि यही आपके पेपर में आनी है। O levels, IGCSE and Edexcel IGCSE आप सब के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स ही इंक्लूडेड हैं इन द सिलेबस। फर्स्ट 20 से ऊपर का कोई एलिमेंट आपसे पूछा नहीं जाएगा। So even if you memorize all of their atomic numbers, you can easily, work out their electronic configurations, their number of protons, their number of electrons, their mass number, क्या वो मेटल है या नॉन मेटल है, उनका पीरियड नंबर क्या है, उनका ग्रुप नंबर क्या है, ये सब पता लग सकता है ओनली इफ यू मेमोराइज देयर एटॉमिक नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। हाइड्रोजन से शुरू होने और कैल्शियम तक आपने एंड करना है। Electronic configuration is basically known as the arrangement of electrons into shells from an atom. Electronic configuration and position in the periodic table. The number of notations in the electronic configuration will show the number of shells. अभी हमने पीछे मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसने बताई थी? 282। This was the electronic configuration that Mipsam told us. Now, इसमें कितनी notations हैं? First digit, second digit, third digit. 3 digits का मतलब है कि आपके पास जो मैग्नीशियम है दैट इज इन पीरियड नंबर 3, और लास्ट डिजिट क्या था आपके पास? 2, विच मीन्स कि मैग्नीशियम वाज इन ग्रुप नंबर 2। इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीवन? सारे मुझे माइक ओपन करके या चैट बॉक्स से बता दें, इज एवरीथिंग क्लियर? अशर, हानिया, मायरा, मिप्साम। सर ये एक दफा दोबारा समझा दें। ओके, नहीं जो भी यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आ गई अशर आपको? सर ये आ गया। ठीक है, मैग्नीशियम की लिखिए, ये समझ आ गई थी? सर ये ठीक, तो ओके। ये समझ। अब आप मुझे बताओ कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखे? सर 3 3 डिजिट्स है, मतलब मैग्नीशियम किस पीरियड में आता है? 3 ग्रुप ठीक है। 3। लास्ट डिजिट कौन सा था? सर 2 तो मैग्नीशियम कौन से ग्रुप में आता है? 2। चेक करके आए, ये देखते हैं। देखो, ग्रुप नंबर 2 ये रहा, और ये यस रहा पीरियड 3। क्या मैग्नीशियम पीरियड 3 और ग्रुप 2 में आ रहा है? यस सर आ रहा समझ आ गई? है। यस एक और बताओ मुझे, सिलिकॉन को देखते हैं। सिलिकॉन जो होता है दैट इज 14। कैन यू टेल मी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन अशर? सर फर्स्ट शेल 2 and second shell 8 and third shell 4। ठीक है, कितने डिजिट्स हैं? सर 3। पीरियड 3। ओके, लास्ट डिजिट क्या है? सर 4। तो अब ग्रुप सिलिकॉन को चेक करते हैं, नंबर। क्या है सिलिकॉन पीरियड 3 और ग्रुप 4 के अंदर आ रहा है? यस सर आ रहा है। समझ आ गई अब? यस सर समझा। गुड जॉब, गुड जॉब, ऑलराइट। ओवर हियर, इसका मुझे बताओ, क्लोरीन कौन से पीरियड में और कौन से ग्रुप में है? सर ग्रुप नंबर 3। नहीं, पीरियड 3। सर पीरियड 3 एंड ग्रुप नंबर 7। पीरियड नंबर 3 और ग्रुप नंबर क्या है? 7 गॉट इट? वर्ड्स। ठीक है। So the red numbers below the electronic configuration showed the number of notation जो कि थी total 3। तो आपने मुझे बता दिया that chlorine atom has 3 shells of electrons and it is in period number 3। ग्रुप से हमें पता लग गया that the last notation was 7, which shows that the chlorine atom has 7 outer electrons matching group 7 of the periodic table। देखो, लास्ट डिजिट 7 था, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन की क्या थी? 287। लास्ट डिजिट was 7, which means it is in group number 7। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने थे आपके पास? 1 2 and 3, विच मीन्स कि इट वॉज इन पीरियड नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 7। इसी तरह पीरियोडिक टेबल ने आपको अभी तक क्या क्या चीजें बता दी कि प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने। आगे जाके हम ये भी पढ़ेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को क्लासिफाई करना भी अगर आपको कोई बता रहा है, दैट विल बी ऑल टोल्ड टू यू अबाउट दी इनसाइड द पीरियोडिक टेबल कि आपके पास इनमें से कौन कौन से यू कैन से दैट आर दी प्रोटॉन्स और द इलेक्ट्रॉन्स एंड एवरीथिंग एज वेल। लेट मी शो यू क्विक video as well regarding the periodic table. I have to finish writing this paper. I'm swamped. Just get Grammarly. It's free. And it help. Trends in the periodic table. The periodic table consists of 7 rows called periods going across and 18 columns called groups going down. The elements in the periodic table are arranged according to their atomic number, which is the number of protons in their nucleus.
So, what do the period and the group show? Well, the period shows the element's electron shell that is being filled. For example, sodium, Na, in period 3 group 1, has the electronic configuration 281, whereas chlorine, Cl, also in period 3 but in group 17, has the electronic configuration 287. In both cases, it is the third shell that is being filled. Can you see a connection between the group an element is in and the number of electrons in its outer shell? Note that if the group has two numbers, we take the second number. Pause the video while you think. The group an element is in gives the number of electrons in the outer shell of an atom of that element. Now, pause the video again and write the electronic configuration for carbon, atomic number 6, period 2, and group 14. The electronic configuration for carbon is 2,4. Did you get it right? Chemical reactions are to do with the movement of electrons. So, as all elements in a particular group have the same number of outer shell electrons, they have similar chemical properties. Let's take a look at the trends across the periods. Periodicity is the trend in properties across each period. Let's go from left to right across a period. What do you notice? First of all, elements change from metals to non-metals. Also note that there is a decrease in atomic radius. This is because more protons are in the nucleus, which pull the electrons closer in. There is also an increase in first ionization energy, which is the energy needed to remove the outermost electron, and an increase in electronegativity, which means the attraction of a bonded atom for the pair of electrons in a covalent bond. Now let's look at the trends as we go down a group. Notice that the elements become more metallic. This is clearly seen in group 14, where carbon in period 2 is a non-metal, but lead in period 6 is a metal. By the way, do you remember that metals are elements that react by losing electrons, and non-metals are elements reacting by gaining electrons? Also, going down the group, there is an increase in atomic radius. This means that an extra shell of electrons is added for each successive element. However, there is a decrease in first ionization energy, which, as noted before, is the energy needed to remove the outermost electron. There are three groups of the periodic table that are usually studied. Group 1, the alkali metals, Group 17, called the halogens, and Group 18, called the noble gases. As we go down Group 1, the metals become more reactive. This is because metals react by losing electrons, and it is easier to lose the outer shell electron the further it is from the positive nucleus. As we go down Group 17, the nonmetals become less reactive, because nonmetals react by gaining electrons, and the fewer shells, the greater attraction for the incoming electron. And in Group 18, elements have a full outer shell of electrons, and so are very unreactive. Their densities and boiling points increase on going down the group. Don't skip ahead here. Skip ahead here to your dream school with the Duolingo English test. Get your language score in just 2 days at 1/3 the cost of other tests. And complete your college application before the deadline, in less time, with less stress. Take a free practice test online today and start your journey abroad.
अच्छा जी, तो यहाँ तक इज एवरीथिंग क्लियर? एनी प्रॉब्लम्स? ओके, now let's talk about classifying metals and non-metals. Can someone tell me any two or three differences between metals and non-metals? हाँ जी, anyone? सर मेटल Metals are सर मेटल्स फॉर्म हानिया, हाँ जी, हानिया हैदर। metals are both heat and electric conductors, Speak a bit louder, whereas yes. ठीक है। metals are good conductors of heat and electricity, whereas Amazing. non-metals are good insulators. हम्म, अच्छा जी। निप्साम इसके अलावा? दे आर आल्सो डक्टाइल मैलेबल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल के थ्रू वी कैन आल्सो क्लासिफाई बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एज वेल। फॉर एग्जांपल, जो पीरियोडिक टेबल के मोस्टली लेफ्ट साइड में मौजूद होते हैं, दे आर ऑल मेटल्स। जैसे कि इसमें आपके पास ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3 वाले जो हैं वो क्या हैं? मेटल्स। जबकि नॉन मेटल्स कौन से हैं? ग्रुप 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये सारे आपके पास हैं, नॉन मेटल्स के अंदर आते हैं। अगर आप इनमें इलेक्ट्रॉन रेंज में देखो, दे आर लाइक, इनके आउटर मोस्ट शेल में या 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इन देयर आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि इनका ग्रुप नंबर 1, 2 या 3 है ना। नॉन मेटल्स ऑन द अदर हैंड हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर शेल. Metals have metallic bonding, whereas non-metals have covalent bonding. Electrical conductivity is that they are good conductor of electricity, and non-metals are poor conductors of electricity. Metals form basic oxides, non-metals form acidic oxides. Metals react with acids and non-metals do not react with acids. Okay. Now these are all your memorization points that you guys have to just memorize regarding the properties. इसके अंदर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर वाली ये इंपॉर्टेंट है, और इसका रीजन भी हम आगे पढ़ेंगे। इन मेटालिक बॉन्डिंग क्या क्या है, ये रिएक्ट कर रहे हैं एसिड्स के साथ, ये मैलिएबल हैं और ductile हैं, which means that metals can be changed into shape, drawn into wires, compressed into different sheets. ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। Whereas non-metals are flaky, brittle, they have a low melting and boiling point as well. The location of the metals and non-metals show a clear pattern when highlighted on the periodic table. I told you that group number 1, 2, and 3 are metals, whereas group number 4, 5, 6, 7, and 8 are all non-metals. Another thing that is striking is that you can see that the vast majority of elements are metals overall. आप ये देखो, ग्रुप नंबर 1, 2 और ये सारे ट्रांजिशन मेटल्स, और ये ग्रुप नंबर जो 3 है, ये आपके पास सारे क्या हैं? मेटल्स हैं। जबकि आपके पास फिर ये ग्रुप 4, 5, 6, 7 एंड 8, दे आर मोस्टली 90% ऑफ देम आर नॉन मेटल्स। केमिकल सर प्रॉपर्टीज ऑफ द, हाँ जी। सर व्हाट प्रॉपर्टीज डू मेटलॉइड्स शो? मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स जो होते हैं, दे आर यस आल्सो सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, मेटलॉइड्स यू विल स्टडी दिस इन योर ए लेवल्स एज वेल। आपका बल्कि दूसरा चैप्टर ही मेटलॉइड्स के ऊपर होता है। मेटलॉइड्स आर आल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर्स। ये बल्कि मेटल से भी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। फॉर एग्जांपल, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जाइंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स जो होंगे उनको हम मेटलॉइड्स कंसिडर करेंगे। बाकी जो मेटलॉइड्स होते हैं, दे आर आल्सो आल्सो देयर प्रेजेंट इन फॉर्मिंग एलॉयज एज वेल। ठीक है, एलॉयज भी अभी हमने आगे पढ़ना है। मोस्ट मेटलॉइड्स आर आल्सो यूज्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, मेटलॉइड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एज वेल। इनकी मोस्टली जो एक आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के अगर आप एक कुछ एग्जांपल हो तो मैंने आपको बता दिया, ये है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आगे जाके आप पढ़ोगे। फॉस्फोरस बनाता है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड। आपके पास सल्फर है, सल्फर भी आपके पास डिफरेंट कार्बन स्टील्स वो बनाएगा। कार्बन भी कहीं ना कहीं मेटलॉइड्स में आ सकता है। अगर हम बात करें, एक माइल्ड स्टील होता है, कभी स्टील सुना? स्टील भी आपके पास क्या है? इट इज, यू कैन से, अब आप देखो स्टील जो है वो कहीं पीरियोडिक टेबल के अंदर नहीं है, लेकिन वो जो स्टील है, दैट इज मेड अप ऑफ अ बंच ऑफ मेटलॉइड्स कंबाइंड टुगेदर। जैसे कि जो माइल्ड स्टील होता है, वीक सा स्टील होता है, थोड़ा सा स्टील में भी क्वालिटीज आती हैं, उसमें कार्बन होता है।
कुछ अच्छा वाला स्टील जो होता है उसमें सल्फर होता है, कुछ में 50% कार्बन 50% सल्फर होता है। तो ये जो डिफरेंट मेटलॉइड्स होते हैं, ये आपके पास basically form होते हैं, you can say, by different combination. Aluminium is somehow a metalloid as well. आपके पास germanium is a metalloid as well, used sometimes as liquid metal. Germanium is that one metal जो कि liquid भी बन सकता है, एक mercury होता है और एक germanium होता है। इसके अलावा टेलेनियम, ये है मेरे ख्याल से किसी इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री के अंदर टेलेनियम यूज होता है। दिस इज ऑल्सो मेटलॉइड। एंटीमोनी, नो आइडिया। आर्सेनिक भी आपके पास केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर इज अ मेटलॉइड एज वेल। when we talk about these pharmaceutical industries and chemical industries, उनमें कहीं ना कहीं मेटलॉइड्स के भी इस्तेमाल आता है। what their properties are exactly, you don't need to memorize other than the differences between the metals and non-metals. Is it clear? So chemical properties of all Yeah. elements, जो कि अगर एक ग्रुप में, अगर मैं कहूँ कि सारे एलिमेंट्स जितने भी ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं उन सब की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। क्यों? क्योंकि इन सब एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ही आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमिन करती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आर ओनली डिटरमिन्ड बाय द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, डिपेंडेंट ही उसके ऊपर होती हैं कि आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। बिकॉज व्हेन दे हैव द सेम नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स, उनकी रिएक्टिविटी, उनकी बॉन्ड सिमिलैरिटी, उन्होंने किस तरह की बॉन्डिंग पढ़नी है, हम आगे तीन टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ेंगे, कोवेलेंट, आयोनिक और मेटेलिक। कौन सा एलिमेंट किस तरह की बॉन्डिंग करेगा, दैट इज ऑल डिटरमिन्ड बाय द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स एज वेल। सिवाय ग्रुप नंबर 8 के। ग्रुप नंबर 8 वाले इसलिए बॉन्ड नहीं करते क्योंकि देयर आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीट। वी कैन ऑल्सो यूज द ग्रुप नंबर टू प्रिडिक्ट हाउ एलिमेंट्स विल रिएक्ट। जैसे कि ग्रुप 1, 2 और 3 हम आगे जाके अभी आयोनिक बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, दैट मेटल्स आर ऑलवेज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, whereas non-metals always gain electron in order to become stable. तो बेसिकली एवरी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्क है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास आती है आपकी रिएक्टिविटी, आपका स्पीड ऑफ रिएक्शन, आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं, आप रिएक्ट किस तरह से कर रहे हो, आपका बॉन्ड कितना स्ट्रांग बन रहा है, आपका कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड बन रहा है, व्हाट काइंड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर देयर। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट चीज है केमिकल प्रॉपर्टीज से। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है या नहीं है, डेंसिटी ज्यादा है या कम है, कलर कैसा है, डार्क है या लाइट कलर है, आपके पास डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, स्ट्रेंथ, स्ट्रांगनेस, ये सारी हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं ऑन योर मास नंबर। तो एक बात कंफर्म है दैट एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप विल रिएक्ट सिमिलरली। अब जो ग्रुप 8 है, अब जो सारे एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप 8 के, वो सारे के सारे रिएक्ट नहीं करेंगे। दे ऑल हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। जो सारे एलिमेंट्स हैं ग्रुप नंबर 1 में, वो सारे के सारे मेटल्स हैं, वो सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, उन सारों के आउटर शेल इलेक्ट्रॉन एक ही हैं। By observing the reaction of one element from a group, you can predict the other elements in that group as well, कि वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे। अगर आप ग्रुप 1 को देखो, ग्रुप 1 में क्या आता है, लिथियम है, उसके नीचे सोडियम है, उसके नीचे पोटेशियम आता है। अगर मुझे सिर्फ यही पता लग जाए ना कि लिथियम किस तरह से रिएक्ट करता है, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा कि सोडियम और पोटेशियम किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। बिकॉज दे ऑल हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। अगर उन सब ने बॉन्ड करना है, कहीं रिएक्ट करना है, या कहीं ऑब्जर्वेशंस प्रोड्यूस करने को, प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो सारे एक ही तरह से रिएक्ट करेंगे एज वेल। बाय रिएक्टिंग टू और मोर एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑब्जर्विंग, यू कैन टेल देम अबाउट देयर रिएक्टिविटी एज वेल। मैंने बताया ना, फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर ऑल इन योर ग्रुप नंबर 1। They can all react with elements in group 7 to form an ionic bond as well, which is something that we'll do in the tomorrow's lecture as well. Group 1 metals become more reactive as you move down the group। फिर रिएक्टिविटी, हम आगे जाके रिएक्टिविटी हमने देखनी है। ग्रुप 1 और ग्रुप 7 दो ऐसे ग्रुप्स हैं जो आप सबके सिलेबस में हैं। आप सबके सिलेबस में हमने ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स डिटेल में पढ़ने हैं, और हमने ग्रुप 7 के जितनी भी एलिमेंट्स हैं वो भी हमने डिटेल में पढ़ने हैं। सो ग्रुप 1 और ग्रुप 7 की हमने रिएक्टिविटी कंपेयर करनी है कि इनमें एलिमेंट्स किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, एंड एवरीथिंग एज वेल इन द अपकमिंग टॉपिक्स। हाँ जी, Sir, so in group 1, francium is the most reactive element. एग्जैक्टली, बिकॉज इट्स एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप। नीचे जाते हुए ग्रुप 1 में रिएक्टिविटी जो होती है वो हमेशा इंक्रीज करती है, बिल्कुल। Sir, so the ion of francium will be the most stable then. आयन ऑफ द फ्रेंडशिप इज द मोस्ट स्टेबल, एग्जैक्टली। इस तरह ग्रुप 7 के अंदर आप जाओगे तो देखोगे ऊपर जाते हुए जो है रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो ग्रुप 7 में हम So, आगे पढ़ेंगे कि फ्लोरीन जो है, इट फॉर्म्स द मोस्ट स्टेबल नेगेटिव एनायन।
उधर टॉप वाला जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ग्रुप 1 में बॉटम वाला जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्लियर? आपके अभी आगे दो सेपरेट चैप्टर्स हैं, एक का नाम ग्रुप 1 है और एक का नाम ग्रुप 7 है। एलिमेंट्स इन ग्रुप 0 या ग्रुप 8 तो मैंने आपको बता दिया, ये तो नोबल गैसेस हैं, नॉन मेटल है, मोनोएटॉमिक है, हमेशा अकेले हैं, सिंगल एटम्स हैं, ना कोई कलरलेस हैं, नॉन फ्लेमेबल गैसेस हैं, एंड दे ऑल हैव फुल आउटर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल, हेंस दैट इज व्हाई दे आर स्टेबल। अगर आपसे पूछे दैट व्हाई आर नोबल गैसेस इनर्ट, व्हाई आर नोबल गैसेस स्टेबल, व्हाई आर नोबल गैसेस अनरिएक्टिव, आप हमेशा कहोगे दैट they all have complete outer shell of electron. Yes, Mifsa, fluorine is the most electronegative element as well. Electronegativity is a term that you also study in A levels only. Electronegativity को हम कहते हैं tendency to gain electrons, कि कितनी आसानी से कोई नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो फ्लोरीन की हाईएस्ट टेंडेंसी है to attract a pair of electrons towards a cell, that we define as electronegativity in your first year of A levels. Elements also participate in reactions to complete their outer shells by losing, gaining, sharing electrons. तो कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन है ये इनर्ट क्यों है, नोबल क्यों है, अनरिएक्टिव क्यों है, यू आर ऑलवेज गोइंग टू आंसर बिकॉज उन ग्रुप 8 एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। आप देखो, हीलियम का फर्स्ट शेल कंप्लीट है, नियॉन का भी आखिरी शेल कंप्लीट है, आर्गॉन का भी लास्ट शेल कंप्लीट है, क्रिप्टॉन का भी यू कैन सी इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, जीनॉन ऑल्सो, ये तो खैर क्रिप्टॉन जीनॉन तक तो आपने जाना भी नहीं है, वो आप ए लेवल्स में देखोगे, बट दे ऑल आर ऑल्सो हैविंग कंप्लीट outer most electrons. That is why we call them the noble gases. And that is the end of your today's lecture. Got it?